तो स्काई और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्काई की जब हम बात करते हैं ना, तो अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है तब तक ही लिमिटेड है आपका स्काई। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस एक अनलिमिटेड वैक्यूम है, इसका कोई अंत नहीं है। उसके अंदर आपके प्लैनेट्स है, उसके अंदर आपके नेब्यूलाज है, उसके अंदर आपके स्टार्स है, बहुत सारे ब्लैक होल है। ये सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है कहाँ पर होती है? स्पेस में होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। अगर मैं शिप में बैठे कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो मुझे कोई रोड वगैरह दिख नहीं रहा है, कोई सिग्नल वगैरह दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे सिग्नल का काम कौन करता है? वहाँ पे सिग्नल का काम करता है बेटा जो स्टार्स। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देश के नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सारा जमाना फिजिक्स का दीवाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है फिर से एक बार आपका। तो 9th का जो अपना सेशन चल रहा है, राइट, उसमें हमने क्या किया था? पहले जो लास्ट वाले चैप्टर से उसको हमने कवर किया था, क्योंकि सेकंड टर्म में क्या होने वाला बेटा, पहले ये चैप्टर होने वाले, जैसे उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, स्टडी ऑफ साउंड हो गया, उसके बाद में है स्पेस का चैप्टर, ऑब्जर्विंग स्पेस, और उसमें जो सब टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। तो इसकी आज हम बात करने वाले, राइट। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ क्या बताना चाहता हूँ मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो क्लास नोट चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक क्यूआर दिया हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में भी आएगा। यहाँ पर जाकर इसको क्यूआर को स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, हमारे जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आ सकती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जाना है, व्हाट्सअप हमारा चैनल है, और व्हाट्सअप चैनल पे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। ओके, आपको पता है कि ऐसा नहीं कि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके बारे में नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, राइट, उसके बारे में भी क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलने वाली है आपको, राइट। तो आप सभी लोग यहाँ से ले लीजिएगा इसको, डेफिनेटली इसको स्कैन करके इस चैनल पे जाइएगा, और बहुत सारी चीजें वहां पे आपका इंतजार कर रही है, उसको आपको वहां से पिक करना है, राइट। प्रॉमिस आप सभी लोगों का, आप सभी लोग इसको स्कैन करके वहां तक पहुंचेंगे, राइट बेटा। चलिए चलिए शुरुआत करते बेटा। देख लिया आप सब लोगों ने? देख लिया, चलो चलो चलो, यस। उसके बाद में अभी हम बात करने वाले कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, राइट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो यहाँ पे होता क्या है, स्काई एंड स्पेस की बात होने वाली है। उसके बाद में गैलीलियो, और गैलीलियो से पहले एक पर्सन होता है, उसका कभी नाम नहीं लिया जाता, हांस लाइपरशे, उसके बारे में बात करें। फॉर्म्स ऑफ लाइट, उसके अंदर टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी हम बात करने वाले हैं, राइट। और फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या होगा, चलो। और एस्ट्रोसाइड, ये भी एक टेलीस्कोप है जो इंडिया ने ही तैयार किया है, इसके बारे में भी आज के लेक्चर में बात होने वाली है। चलिए फटाफट इसको हम कवर करते हैं, राइट। डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड स्पेस, है ना। तो स्काई और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्काई की जब हम बात करते हैं ना, तो अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है तब तक ही लिमिटेड है आपका स्काई। समझ में आ रही है आपको बात? जो अर्थ के बियॉन्ड जो एटमॉस्फेयर का पूरा लेयर है ना, तब तक ही स्काई लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं है। स्काई एक लिमिटेड चीज है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस एक अनलिमिटेड वैक्यूम है, जिसका कोई अंत नहीं है। उसके अंदर आपके प्लैनेट्स है, उसके अंदर आपके नेब्यूलाज है, उसके अंदर आपके स्टार्स है, बहुत सारे ब्लैक होल है। ये सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है कहाँ पर होती है? स्पेस में होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, राइट। द स्काई इज द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर दैट वी सी अबव अस, है ना, मतलब एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, राइट। इट अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम एंड कैन हैव क्लाउड, सन, मून एक्सेट्रा, है ना। हमें यहाँ पर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर हमको क्या दिख रहा है कि जैसे लाइट एंटर करता है, व्हाइट लाइट वहां पे, तो हमें क्या दिखता है कि अरे यार स्काई ब्लू हो चुका है, राइट। ये ब्लू क्यों होता है? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नाम का कंसेप्ट होता है। लाइट जैसी आती है, आपको पता है कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। जैसे ही वो किसी पार्टिकल के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ता है, तो वहां से वो स्कैटर्ड हो जाता है। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी वॉयलेट की, राइट। तो वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है, राइट। देखिए होता ये है, हमारे पास कितने कलर है बेटा? हमारे पास में कितने कलर है? हमारे पास में कलर है बहुत सारे। अगर मैं 7 कलर की बात करूं, तो अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, है ना, तो व्हाइट लाइट जो बनता है, तो व्हाइट लाइट बनता है बेटा 7 कलर से। किससे बनता है? 7 कलर से। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कलर से बनता है। तो आप इसमें अगर देखोगे विब जॉर, है ना, किसकी बात करता हूं मैं? विब जॉर की बात करता हूं। समझ में आ रहा है आपको? विब जॉर की मैं बात करता हूँ। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना, ऐसी बात होती है।
तो वॉयलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होने वाली जो चीज़ है वो है वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होने वाली जो चीज़ है वो किसकी है? वॉयलेट की। इंडिगो जो है उसकी थोड़ी बड़ी वेवलेंथ है, ब्लू की जो उसकी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ। उसके बाद में धीरे 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 जो ये है बढ़ती जाती है। तो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट की होती है। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसा होता है, राइट? समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का स्कैटर्ड हो गया तो हमें स्काई ब्लू दिखने लगता है, राइट? और स्काई में हमें सन भी दिख रहा है, मून भी दिख रहा है। बेसिकली वो एटमॉस्फेयर के अंदर तो नहीं है, लेकिन उसकी एक इमेज हमको दिखती है, राइट? उसका जो प्रकाश हम तक पहुंच जाता है और हम बोलते हैं अरे देखो सन है। बेसिकली सन है क्या? वो नहीं, उसका प्रकाश अब तक पहुंच चुका है। समझ में आ रहा है? मान लो कि एक सर्कल, एक स्पीयर, उसके ऊपर अगर हमने लाइट को फोकस करवा दिया तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है? वहां पे क्या दिख रहा है बेटा? हमें वहां पे हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर लाइट फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो छवि है सन की, दैट वी कॉल्ड सन, है ना? उसको ही सन बोला जाता है। बेसिकली वो प्रकाश होता है, राइट? ऐसी बात होती है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। तो हमें तो पता चल गया भैया स्काई और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम सिंपल भाषा में बात करें तो अर्थ, स्काई जो होता है बेसिकली हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात उसके अंदर कर रहे थे, और जो स्पेस की बात करते तो बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, है ना? स्पेस बिगिंस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। जहां पे अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है उसके बाद अगर हम किसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्पेस नाम की चीज है। वो स्पेस नाम की चीज है। इट इज डार्क, हैज नो एयर, कंटेन प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सैटेलाइट एक्सेट्रा। इसके अंदर पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारी सेलेस्टियल बॉडीज है और उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पेस। एक अनलिमिटेड वैक्यूम हमारे लिए स्पेस बन जाता है, और उस अनलिमिटेड वैक्यूम के अंदर एक चीज है और वो हमारी अर्थ है। चलिए, वो हमारी अर्थ है। चलो हो गया, ये तो हो गया। आगे बढ़ते बेटा। व्हाट इज स्पेस ऑब्जर्वेशन? भैया ये स्पेस ऑब्जर्वेशन होता क्या है? अब देखो होता क्या है, हमें जिस चीज से फायदा मिलता है ना, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर स्पेस ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन बतानी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें मुझे फायदा क्या हुआ था। ओके, सबसे पहला फायदा हमको बताना चाहता हूँ कि जब मैं मान लिया शिप का यूज करके कहीं पर अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं शिप में बैठे कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो वहां पे तो मुझे कोई रोड वगैरह दिख नहीं रहा है, कोई सिग्नल वगैरह दिख नहीं रहा है। तो वहां पे सिग्नल का काम कौन करता है? वहां पे सिग्नल का काम करता है बेटा जो स्टार्स। आपल्या डोक्यावर जे स्पेस मध्ये जे स्टार्स आहेत ते जे स्टार्स आहेत, ते स्टार्स जे आहेत ते आपल्या मार्गदर्शनाचं काम तिथे करतात। कळलं? ते आपल्या डोक्यावर जे स्टार्स आहेत ते तिथे मार्गदर्शनाचं काम आपल्याला करतात, राइट? कळलं तुम्हाला? तो ऐसी बात है। तो स्पेस ऑब्जर्व मतलब सबसे पहला फायदा क्या हो गया कि अगर मैं किसी ओशन के अंदर, सी के अंदर ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो मुझे जो स्टार्स है, वो जो स्टार्स है वो कैसे कैसे वहां पे बिहेव कर रहा है, मुझे मार्ग दिखाने के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। आपल्या डोक्यावर जे स्टार्स आहेत ते स्टार्स आपल्याला मार्ग दाखवण्याचं काम करत आहेत, म्हणजे आपलं स्पेस ऑब्झर्वेशन आपल्या काहीतरी कामात आलं। नंतर आपल्याला माहित पडलं की जे स्टार्स आहेत यांची पोझिशन वारंवार बदलते, यांची पोझिशन वारंवार बदलते, तर मला कळलं की ओके, यांची पोझिशन बदलल्यामुळे काय झालं की माझ्या जे सीझन आहेत, म्हणजे समरचा विंटर झाला तर विंटरमध्ये काय होतं की हे जे स्टार्स आहेत यांची पोझिशन बदलतात, राइट? जेव्हा आता समर येणार आहे तर हे स्टार्स आपल्याला वेगळ्या ठिकाणी दिसतात, म्हणजे जे एक तारका समूह आहे, कॉन्स्टिलेशन आहे, ते त्याची जागा बदलताना आपल्याला दिसतं। कळलं आपल्याला? असं होतं ते। तो तो स्पेस ऑब्झर्वेशन मीन्स स्टडिंग अँड वॉचिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस युजिंग टूल्स लाईक टेलिस्कोप, सॅटेलाइट्स अँड स्पेस प्रोब्स, है ना? म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, राइट? स्पेस ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय? आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, आपल्याला ऑब्जेक्टकडे लक्ष द्यायचं आहे। ओके, पण कशासाठी लक्ष द्यायचं आहे? का बरं अभ्यास करायचा है? डेफिनेटली आपल्याला त्यामुळे काहीतरी फायदा पाहून घ्यायचा है। अगर मुझे कहीं पे फायदा हो रहा है भैया तो वो मेरे लिए काम की चीज है, नहीं तो मैं ऑब्जर्वेशन क्यों करूंगा? राइट? अगर मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे पता है, अगर मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऑब्जर्व मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ कुछ उसमें से मिलने वाला है, राइट? कोई अगर बैटिंग कर रहा है तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्यों भाई? कि
अब हमारे देश में कैसा होता है, हर कोई क्रिकेट खेलता है, ऐसा तो है नहीं। मैक्सिमम लोग तो मैं समझता हूँ कि 70% भी अगर मैं बोलूँगा तो कम हो जाएगा, तो 70% से भी ज़्यादा लोग जो है वो हमारे घर में देश में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो इतना ऑब्ज़र्व करते हैं, अरे ये नया बैट्समैन आया है, ओके सूर्यवंशी आया है, सूर्यवंशी देखो कैसा यहाँ पर बैटिंग करता है। देखो यहाँ पर ये जो बॉलर कैसी पैट कमिंस कैसी बॉलिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे बुमराह कैसी बॉलिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे यादव जी कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, है ना? तो ऐसी बात जो होती है, तो हम ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे उसको यूज करना होता है, राइट? अब इनका कहना क्या है कि स्पेस ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टडी करना, वॉच करना, किसको? स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स है उनको, और उनका अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो मेरे पास में होना चाहिए टेलीस्कोप। ओके, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, आपने सुना होगा। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जैसे कोई ब्लड का सैंपल है, तो ब्लड के सैंपल में अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है। छोटे छोटे सेल के अंदर अगर जाकर कुछ देखना है तो वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है ना? तो वहां पे टेलीस्कोप का यूज इसलिए किया जाता है, देखो छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, और स्पेस में जो बहुत दूर चीजें हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, राइट? उसके अंदर सैटेलाइट्स की अगर मैं बात करूं, तो सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं बेटा? सैटेलाइट्स क्या करते हैं? राइट? सैटेलाइट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया, हम अर्थ पे बैठ करके देख रहे थे किसी प्लेनेट को, हमें वो ब्लर दिख रहा था, हमें वो नजर ही नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, एक सैटेलाइट लिया, उसको हमने स्पेस में ही डाल दिया, अर्थ के अराउंड। अब वो एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया। अब वो जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? मतलब टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए, सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट? उसके बाद में स्पेस प्रोब्स है ना, ये भी क्या चीजें होती है, ये भी स्पेस में भेजी जाती है ताकि हम क्या कर सके, मतलब कोई कॉमेट है उसके ऊपर हमने एक सैटेलाइट भेज दिया और उसको हम वापस भी लेकर के, तो वो सारी जो चीजें होती है उसको हम चेक करते हैं सेलेस्टियल बॉडी को, इनको हम यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए, है ना? आपने बहुत बार सुना होगा कि ये जो मेटियोर है वो अर्थ के ऊपर आ जाएगा, अर्थ के ऊपर ये आकर के यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थ का ये जो है आखिरी दिन है, राइट? तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है बार बार, ऐसा ना हो भैया अर्थ का कोई नुकसान हो जाए, है ना? सबको चिंता है, जैसे इलॉन मस्क को चिंता है तो वैसे सबको चिंता है। तो इनको चेक करने के लिए, मतलब सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास टेलीस्कोप होता है, सैटेलाइट होता है और स्पेस प्रोब्स होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, स्टार्स, प्लैनेट, मून्स, इन सबको हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट? उसके बाद में स्पेस वेदर, सोलर फ्लेयर्स है ना, सोलर फ्लेयर्स, जो सन होता है ना, सन के अंदर से ऐसी ज्वालाएं बाहर निकलती है। तो 2024 में आपने देखा होगा कि सन के अंदर से वो ज्वालाएं बाहर निकल रही थी, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रही थी। उसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कैसे बेटा? बहुत ज्यादा वो बढ़ चुका था, है ना? तो स्पेस के वेदर को, मतलब सन का अगर वेदर में कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, इसको चेक करने के लिए गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, इन सबको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट? मतलब हमारे किसी यूज के लिए स्टडी करना, किसका स्टडी करना है? सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी करना है, बाय यूजिंग द टेलीस्कोप, सैटेलाइट, है ना, स्पेस प्रोब्स, इनका यूज करके हम सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली चिंताओं से हम मुक्त हो सके। In simple words, space observation is the process of looking at and studying the universe beyond Earth. समझ में आ रही बात आपको? स्पेस ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट एंड स्टडिंग द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ। तो स्पेस ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि हम यूनिवर्स में जो चीजें हैं उनको स्टडी करने का हम काम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? स्टडी करने का हम काम करते हैं। उसके बाद में स्पेस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, है ना, स्पेस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों हम स्पेस के बारे में बात करें, क्यों हम स्पेस का इंफॉर्मेशन ले? ओके, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द प्लैनेट, स्टार्स एंड यूनिवर्स, अबाउट द अर्थ वेदर, क्लाइमेट। सबसे हमारी चिंता है कि अर्थ का क्लाइमेट आज जो है क्या वो कल रहेगा, है ना? देखो अगर हम अनाज को हम अगर उगाएंगे नहीं तब तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा भैया, इसको कैसे कंज्यूम करें, है ना? नेक्स्ट ईयर हमें लगानी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है कि नेक्स्ट ईयर गेहूं आएगा कि नहीं, ज्वारी आएगी कि नहीं, राइस आएगा कि नहीं। तो सबसे बड़ी चिंता अपनी है कि हम क्या ग्रो कर पाए जमीन के अंदर उस चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को चेक करते हैं। क्लाइमेट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए, क्योंकि अगर कुछ ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो क्रॉप आएगा नहीं, तो अगर क्रॉप नहीं आएगा तो हम क्या खाएंगे, राइट? ऐसी बातें होती है। इट अलाउज अस टू प्रेडिक्ट द डेंजर्स लाइक एस्टेरॉइड्स एंड प्रोटेक्ट अर्थ। समझ में आ रहा है? तो अर्थ को, है ना, ये जो एस्टेरॉइड है वो अर्थ के पास से जा रहा है, हो सकता है कि अर्थ को टकरा जाए,
तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें स्पेस ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, हमारे फायदे के लिए करना पड़ता है, राइट, ऐसी बात होती है। उसके बाद जीपीएस टेक्नोलॉजी है ना, आपने देखा जीपीएस कहीं पर ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, कहीं पर अगर हमें जाना है, चेक करना है, लोकेशन के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है, तो हमारे पास में क्या होता है, जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, राइट। चलो, तो स्पेस एकदम शॉर्ट में, स्पेस ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस आवर नॉलेज, कीप्स अस सेफ एंड इंप्रूव्स टेक्नोलॉजी। देखो हर जगह पे मैंने क्या किया है, छोटा छोटा पॉइंट ऐड किया है, हर जगह पे मैंने छोटा छोटा पॉइंट ऐड किया है। देखो जहाँ पे स्पेस ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये देखो एकदम सिंपल भाषा में आपको लिख करके दिया है, मतलब एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो ये आप सेंटेंस लिखो, बात खत्म हो गई कि भैया स्पेस ऑब्जर्वेशन होता क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में एग्जाम में लिखने के लिए। उसके बाद में कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक सेंटेंस में आपको लिख करके दिया है इस प्रकार से, एकदम आसान भाषा में आपका जो है यहाँ पर कंसेप्ट अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो आप इसका यूज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, हांस लाइपर्शे एंड गैलीलियो। लोगों को लगता क्या है कि भैया गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था, लेकिन उसका सबसे पहले स्टडी किसने किया था पता है आपको, हांस लाइपर्शे ने। हांस लाइपर्शे ने क्या किया था, हांस लाइपर्शे था वो लेंस मेकर था, वो लेंस बनाता था, है ना। क्रेडिटेड विथ मेकिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीस्कोप इन 1608। सबसे पहला टेलीस्कोप तो हांस लाइपर्शे ने बनाया था, लेकिन बात ऐसी है जब हम उसके, है ना, तो हिज इन्वेंशन इंस्पायर साइंटिस्ट ऑल ओवर यूरोप। तो उसने क्या किया था बताइए एकदम सिंपल सी भाषा में, हांस लाइपर्शे ने क्या किया था मस्त एकदम, यहां पर उसने लेंस लिया, यहां पर उसने लेंस लिया, दोनों लेंस को ले लिया उसने। अब होता क्या है, ये क्या करता है पता है आपको, इन दोनों लेंस का यूज करके इसको ये पता चला कि जो चीज दूर है ना उसको हम पास देख सकते हैं अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें तो। हांस लाइपर्शे को ये सबसे पहले पता चल गया था कि अगर मैं दो लेंस का यूज करता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट एकदम पास में दिखेगा, और यही फिर कंसेप्ट जो है इसका यूज किया गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने क्या किया पता है, गैलीलियो ने सबसे पहले डायरेक्ट स्पेस में जो सैटेलाइट्स है, स्पेस में जो प्लैनेट्स है, सॉरी स्पेस में जो प्लैनेट के सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स है, उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, मतलब हांस लाइपर्शे ने बताया कि पास की चीज, जो दूर की चीज है वो पास दिखती है अगर मैं दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन करूं तो। लेकिन उसने स्पेस में नहीं देखा, कंसेप्ट तो सबसे पहले उसने बताया था, लेकिन ये कंसेप्ट का यूज करके गैलीलियो ने सबसे पहले बना लिया भैया टेलीस्कोप। अरे ये बात समझ में, कितना होशियार था वो, मतलब देखा जाए तो कंसेप्ट उसने यूज किया किसका भाई, उसने कंसेप्ट यूज किया हांस लाइपर्शे का। उसने उसने कंसेप्ट यूज किया हांस लाइपर्शे का, और हांस लाइपर्शे का कंसेप्ट यूज करके उसने स्पेस में चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए क्या बना दिया, उसने टेलीस्कोप बना दिया, ऐसी बात। ओके, लाइपर्शे इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, गैलीलियो इंप्रूव इट एंड यूज इट फॉर द एस्ट्रोनॉमी। तो इसने यूज किया है, इसने यूज किया उसको सिलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको, हांस लाइपर्शे एंड गैलीलियो, मतलब ऐसी बात है भैया, अंदर की स्टोरी थोड़ी अलग है, राइट। ऐसी बात है। आगे बढ़ते, अब क्या बोला है, लाइट के फॉर्म्स। ओके, देखो हमें क्या लगता है जिसको हम देख पा रहे हैं वो लाइट है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेडिएशन है जो है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। जैसे मैं एक्सरे की बात करता हूँ, तो एक्सरे हमें दिखता है क्या, बिल्कुल नहीं दिखता। क्या हमें माइक्रोवेव दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता। क्या हमें रेडियो वेव दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता, नहीं दिखता हमें, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। मतलब इसमें लाइट जो है उसमें से एक पार्ट है। ये देखो यहां पर देखो विजिबल लाइट, रेडिएशन बहुत सारे हैं लेकिन जो हमें दिखता है उसको हम लाइट बोलते हैं। ओके, वैसे हमारे साउंड में भी है। साउंड में हमने क्या देखा था, कि साउंड में हमने देखा था कि हमें जो साउंड सुनाई देता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होती है, और हमें जो सुनाई देता नहीं वो होता है इंफ्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो हमें सुनाई देता नहीं वो दूसरा भी होता है, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। आ रही है बात समझ में, ऐसा होता है इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, ये दोनों ही हमको नहीं सुनने को मिलते।
हमें ना इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देता है, ना ही हमें अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई देता है ना? ना हमें इंफ्रासोनिक सुनाई देता है, ना हमें अल्ट्रासोनिक सुनाई देता है। ओके, ऐसी बात होती है। कोई बड़ा बात समझ में आ रही है? तो हमारे कानों की क्षमता लिमिटेड है, तो इसलिए हमने ये नहीं कह सकते, है ना? हमारे कानों की सुनने की क्षमता लिमिटेड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे यार, हमारे कानों की सुनने की क्षमता अगर लिमिटेड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है वो साउंड ही नहीं है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड है वो साउंड ही नहीं है। ऐसा हम बोल सकते क्या? ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला वो भी साउंड है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वो भी साउंड है, लेकिन हमें कौन सा सुनाई देता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज का साउंड, बीच में जो एक रेंज है वही हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार से हमें जो लाइट दिखाई देता है तो वो विजिबल लाइट होता है, लेकिन उससे कम वेवलेंथ वाले भी रेडिएशन होते हैं और उससे ज्यादा रेडिएशन वाले भी वेव्स होते हैं। ओके, उससे अगर कम वेवलेंथ है तब भी हमें वो दिखाई देंगे नहीं, और अगर उससे ज्यादा अगर वेवलेंथ है तभी हमें वो दिखाई देंगे नहीं। ऐसी बात होती है। तो विजिबल लाइट की अगर बात करें तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो कम है, माइक्रोवेव की जो ओके, तो ये सारे रेडिएशंस है। ओके, अगर गामा की बात करो तो गामा की वेवलेंथ सबसे कम। आप बोलोगे सर ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ एकदम सिंपल सी बात होती है। देखो वेवलेंथ मतलब क्या होता है? मतलब वेव का छोटा सा यूनिट, वेव का छोटा सा यूनिट मतलब वेवलेंथ होता है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, उस लंबाई को बताने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, उसको बोला जाता है लैम्बडा। उसको लैम्बडा बोला जाता है, उसको लैम्बडा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो गामा रेस की जो वेवलेंथ है वो सबसे छोटी है, उसके बाद में एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो उससे थोड़ी बड़ी है, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट की उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है। हमको बोला जाता है ना यूवी रेस, यूवी रेस मतलब अगर हमारी जो स्किन अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रेंज में अगर आ जाएगी तो स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वही ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जिसकी वेवलेंथ ओके मतलब एक्सरे से ज़्यादा होती है और विजिबल लाइट से कम होती है। उसके बाद में इंफ्रारेड, तो इसकी जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव, इसकी वेवलेंथ सब उससे ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है। ऐसी बात, धीरे 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 ये जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसी बात होती है। ओके, उसके बाद में ओके, लाइट हैज मेनी फॉर्म्स। ओके, लाइट हैज मेनी फॉर्म्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज, है ना? समझ में आ रहा है कि जिसको हम लाइट बोलते हैं तो लाइट की तरह बहुत सारे रेडिएशंस है, लेकिन हमें जो दिखता है उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। ओके, अब इसका शॉर्ट अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो है लाइट हैज मेनी फॉर्म्स फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज टुगेदर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ना? इसको मैं बोलता हूँ EMW, है ना? इसको मैं बोलता हूँ EMW, इसको मैं बोलता हूँ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना? इसको मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसा इसका फॉर्म होता है। ओके, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें होता क्या है, ये ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती। ओके, एक एक ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती। ओके, समझ में आ रहा है? इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल लाइट मीडियम आवश्यकता है ही नहीं। देखो सन से लाइट आ रही है हम तक बिना किसी मीडियम के, वैक्यूम के अंदर से लाइट ट्रैवल होकर आ रही है, तो उसको लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक EMR है ना, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं तो जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है, जब तक एयर नहीं है, तब तक साउंड ट्रैवल हो सकता है क्या? नहीं। जब तक मीडियम नहीं है तब तक साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता। लेकिन
EMR के पास में ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ती है ना, त्याच्याकडे अशी क्षमता आहे ज्याच्या माध्यमातून तो ती ट्रॅव्हल करू शकते विदाउट एनी व्हॅक्यूम, विदाउट एनी मीडियम, म्हणजे व्हॅक्यूम मधून ते ट्रॅव्हल करू शकते. ऐसी बात होती है. ओके, चलिए. ओके 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 बेटा, यहां तक हो गया. EMR है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी बातें यहां पर होती है. एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेलीस्कोप है ना. टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप वो चीज होती है स्पेस में जो चीजें हैं बहुत दूर हमसे, हमारे एटमॉस्फेयर से भी बहुत दूर, उनको देखने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम टेलिस्कोप बोलते हैं. आपल्याकडे स्पेस मधली एखादी वस्तू पाहण्यासाठी जे इंस्ट्रुमेंट असतं त्याला म्हणतो आपण टेलिस्कोप है ना, त्याला म्हणतो आपण टेलिस्कोप. टेलिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहां पर मार्क करो सब लोग, सब लोग यहां पर मार्क करो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास जो टेलीस्कोप टूल होता है दैट वी कॉल टेलीस्कोप है ना. स्टार्स को, प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को देखने के लिए है ना, इनको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं, है ना. आ रही बात समझ में? उसके बाद में इट यूजेस लेंसेस और मिरर्स टू कलेक्ट लाइट. इसमें लेंसेस का यूज किया जाता है. ओके, इसमें मिरर का यूज किया जाता है. आ रही बात समझ में? ओके, देन इट मैग्निफाइज द इमेज सो वी कैन सी द फार वे ऑब्जेक्ट इन डिटेल है ना. देन इट मैग्निफाइज है ना, मतलब होता क्या है कि दूर की चीज को, दूर पहले होता क्या है, दूर की जो चीजें है ना वहां से लाइट आता है, उसको कलेक्ट करने का काम उन करता है लेंस और मिरर करता है, और फिर हम क्या करते हैं उस इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, उसकी एक बड़ी इमेज हम तैयार करते हैं. ओके, कैसे करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं, टेंशन की बात नहीं है. ओके, तो टेलीस्कोप के टाइप्स होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रेडियो टेलीस्कोप. समझ में आ रहा है? देखो, रिफ्रैक्शन जहां पर लेंसेस का यूज किया गया है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पता? लाइट जो है वो आर पार चली जाती है. समझ में आ रहा है? हमारी आंखों में लेंस है, हमारी आंखों में लेंस है, तो लाइट आती है तो उसके आर पार चली जाती है. तो जहां पर लाइट आर पार चली जाती है, मीडियम के अंदर से डायरेक्ट उसको कट करके निकल जाती है, तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन. लेकिन अगर लाइट मीडियम को कट नहीं कर पाई तो उसको वहां पे होने वाला है रिफ्लेक्शन. ओके, मतलब यहां पर बुक है, लाइट आया, बुक पर लगा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, लाइट इसके अंदर से ट्रैवल हो पाया क्या? नहीं. लाइट जब आर पर जा पाता है तब होता है रिफ्लेक्शन, और अगर लाइट आर पर नहीं जा पाया तब होता है रिफ्लेक्शन. सिंपल सी बात है. मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे ये ग्लास लेता हूं, ओके, ये मेरे पास ग्लास है, तो क्या इसके अंदर से लाइट आर पार जाएगा? जाएगा? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो. इसके अंदर से लाइट जाएगा? लाइट जाएगा, लाइट जाएगा, इसके अंदर से लाइट जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है. अगर हमने पानी लिया तो क्या लाइट जाएगा? जाएगा. अगर हमने ग्लास लिया, अगर हमने ऑयल ले लिया तो क्या लाइट जाएगा? जाएगा. ऑयल के अंदर से भी लाइट जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये जो सारी चीजें होती है जिसके अंदर से लाइट आर पार निकल जाता है, वहां पे हमें देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन. मतलब चश्मा जो काम कर रहा है वो रिफ्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है. और बाकी हमारी जो हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं, यहाँ पर क्या हो गया, बोर्ड हो गया, उसके बाद में दरवाजा हो गया, उसके बाद में जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है वो हमें दिख रही है. क्यों? क्योंकि लाइट उसके आर पर नहीं जा पा रहा है. ओके, समझ में आ रहा है? लाइट उसके आर पर नहीं जा पा रहा है. अगर लाइट उसके आर पर जा पाता तो हम क्या बोलते? रिफ्रैक्शन हुआ है. लेकिन रिफ्लेक्शन कब होता है? कि जब लाइट पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है. तो ना, लाइट पड़ता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसी बात होती है. लाइट पड़ता है उसके ऊपर और लाइट वहां से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है. ऐसी बात होती है ना. मतलब लाइट आर पार नहीं जा पाया तो रिफ्लेक्शन हो गया. रेडियो टेलीस्कोप है ना, कलेक्ट रेडियो वेव्स फ्रॉम स्पेस. तो स्पेस से आने वाली
रेडियो वेव्स को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? रेडियो टेलीस्कोप करता है, रेडियो टेलीस्कोप करता है। ओके, तो क्या करता है टेलीस्कोप? मेक्स फार ऑब्जेक्ट लुक बिगर। किसी, तुम इमेजिन करो कि आप आसमान में देख रहे हो किसी स्टार को, लेकिन देखो मून को देख रहे हो आप, हाँ मून को देख रहे हो, तो मून को आप देख रहे हो, मून को देख रहे हो आप, और मून को अगर आप देख रहे हो तो मान लीजिए आपने टेलीस्कोप के अंदर से मून को देख लिया। काफी महंगा आता है टेलीस्कोप जो आज के जमाने में मिलता है, काफी एडवांस होता है। मून को अगर आप टेलीस्कोप के अंदर से देख रहे हो, मुझे बताओ कितना मजा आएगा। एकदम क्लोज दिखेगा वो, उसके ऊपर जो डॉट्स वगैरह है ना, वो काफी आपको बड़े दिखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर है ना बहुत सालों पहले बहुत सारे जो, जैसे हम आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के ऊपर लोनार सरोवर बना है ना, बुल्ढाना के आसपास लोनार सरोवर है। तो वहां पे जो मेटियोर है ना, मेटियोरॉइड आकर के गिरा था, तो वहां पे गड्ढा बन गया, तो वहां पे क्या बन गया? एक तालाब बन चुका है। समझ आ रहा है आपको? वहां पे क्या बन चुका है? तालाब बन चुका है। ओके, वहां पे क्या बन चुका है? तालाब बन चुका है। तो वो जो है वो एक तालाब है, तो वो बना है मेटियोर से। उसी प्रकार से जो ये है ना सन, उसके ऊपर काफी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आकर के गिरे हैं, तो बहुत सारे मेटियोर, बहुत सारी चीजें है ना, तो वहां पे आके गिरने की वजह से वहां पे क्या हुआ है? बहुत सारे डॉट बन चुके हैं, और वो जो चीज बनी है वहां पे, तो वो हमें बताती है कि वो डॉट जो है ना वो हमें दिखते हैं यहाँ से, अगर हम टेलीस्कोप का यूज करें तो। हो गया, ऐसा होता है। तो टेलीस्कोप का काम क्या है कि दूर की चीज को पास लाना और बहुत बड़ा दिखाना उसको, है ना, उसको क्लियर दिखाना। ओके, तो ये मून की स्टडी करने के लिए, बाकी जाने तो भैया मून की स्टडी कर लो पहले, तो मून की स्टडी करने के लिए, बाकी चीजों को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। ओके, देखो बहुत सिंपल सी बात है। टेलीस्कोप में होता क्या है कि दो लेंस होते हैं, आपको एक बात समझनी है। दो लेंस का काम क्या है? दो लेंस का काम है कि इमेज को बड़ा बनाना। ओके, सामने बहुत बड़ी लेंस लगाई जाती है, इसके ऊपर लाइट पड़ता है। ओके, देखो आपने आपने वो तो एक्सपेरिमेंट सबने किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है बहुत सारे लोगों ने, उसके ऊपर लाइट पड़ता है, वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और एक पॉइंट पे फोकस करता है। तो वो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया है। उसके ऊपर लाइट पड़ेगा और वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पर फोकस करवाएगा, राइट। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने किया है। वैसे ही यहाँ पर है। मान लो कि रात के समय हमने टेलीस्कोप को ऑन कर दिया, ये सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है, इसको जो सामने जो लेंस होता है ना, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और हम जिस लेंस के अंदर से देखते हैं उसको हम आईपीस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ऐसा होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और वो जो होता है वो आपका आईपीस होता है। तो आईपीस के अंदर से हम देखते हैं चीजों को, हमें ना हमारे सामने जो देखने के लिए जो लेंस लगाया जाता है ना, वो आईपीस होता है। उसके अंदर से हम देखते हैं कि जो ऊपर से दिखने वाली चीज है वो कैसे दिख रही है। तो सबसे पहले लाइट को कलेक्ट कौन करता है? लाइट को कलेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव। दूर से आने वाला लाइट जो है लेंस के ऊपर पड़ता है, लेंस उसको फोकस करवाता है एक पॉइंट पे, और फिर यहाँ पर फोकस करवाया तो फिर इस पॉइंट पे उसकी पहली इमेज बनती है ना, यहाँ पर उसकी बनती है पहली इमेज, और उस पहली इमेज को मैग्नीफाई करवाने का काम अगर कोई करता है तो वो आईपीस करता है। ओके, मैग्नीफाई करवाने का काम कौन करता है? तो आईपीस करता है। ऐसी बात होती है। मैग्नीफाई करवाने का काम कौन करता है? वो आईपीस करता है। ऐसा होता है। ओके, ऐसी बात। तो यहां पर जो है ये हमने ले लिया लेंस। ओके, ये हमने ले लिया लेंस, ये है अपना ऑब्जेक्टिव। लाइट आया इसके ऊपर पड़ा, लाइट आया इसके ऊपर पड़ा, और लाइट इसके ऊपर पड़ा, तो लाइट जो है, लाइट को ये क्या करता है? लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पे लाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे रे डायग्राम को थोड़ा सा अल्टर किया गया है। जिसको सिंपल लगता है वो ये डायग्राम निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको इसको थोड़ा सा एडवांस करके हमने ये डायग्राम निकाली, जिसको ये सिंपल लगता है वो ये निकाले। ओके, लाइट आया इसके ऊपर पड़ा, इसने लाइट को यहाँ पर क्या किया? उसको कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्वर्स करवाया, और फिर यही जो ऑब्जेक्ट है, यही जो इमेज है वो दूसरे के लिए बन चुकी है। क्या बन चुकी है? दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन चुकी है। ओके, समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है।
ओके इसके पीछे तुम आप ज़्यादा मत लगो, इसको ही आप इमेजिन करो कि लाइट इसके ऊपर आया, इसने लाइट को रिफ्रैक्ट किया, एक पॉइंट के ऊपर आकर के लाइट जो है वो कॉन्वर्ज हो चुका है। कॉन्वर्ज का मतलब होता है कलेक्ट होना। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप क्या करते हो, सन का जो लाइट आ रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, उसको वो कॉन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट के ऊपर, और वो जो पॉइंट है उसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। मान लो जो मून से लाइट आया तो इसने लाइट को कलेक्ट किया, लाइट बन गया, यहाँ पर लाइट कॉन्वर्ज हो गया, मतलब कलेक्ट हो गया। अब ये जो लेंस है इसकी इमेज बनाता है, और इसकी जो इमेज बनाता है तो काफी बड़ी इमेज अपने को देखने को मिलती है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको यही डायग्राम निकालनी है, ज्यादा डिसीजन लेना नहीं है। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया टेलिस्कोप में क्या होता है ना, तुम्हाला विचारलं जाईल की टेलिस्कोप मध्ये काय असतं, मग तुम्हाला काय सांगायचं आहे, टेलिस्कोप मध्ये दोन गोष्टी असतात, टेलिस्कोप मध्ये दोन गोष्टी असतात, एक काय असतं आपलं, टेलिस्कोप मध्ये दोन गोष्टी असतात, एक काय असतं बेटा आपलं, एक असतं आपलं याच्यामध्ये, टेलिस्कोप मध्ये एक गोष्ट अशी असते की त्याच्यामध्ये दोन लेन्स असतात, दोन लेन्सेस असतात। मग तुम्हाला विचारलं जाईल की हे जे दोन लेन्स आहेत ते कोणकोणते आहेत, कोणते आहेत, मग तुम्हाला सांगायचं आहे की हे जे आहे ते कॉन्वेक्स लेन्स आहेत। कोणते आहे, कॉन्वेक्स लेन्स है ना। आपला जो मॅग्निफाइंग ग्लास असतो ना, तर आपला मॅग्निफाइंग ग्लास पण कॉन्वेक्स लेन्सच असतो, कळलं। आपल्याकडे जो मॅग्निफाइंग ग्लास असतो पण कोणता असतो, कॉन्वेक्स लेन्सच असतो। आपल्याकडे जो मॅग्निफाइंग ग्लास आहे तो कॉन्वेक्स लेन्सच असतो, राईट। येस, आपल्याकडे जो मॅग्निफाइंग ग्लास असतो कॉन्वेक्स लेन्सच असतो, कळलं का। अशी गोष्ट आहे कॉन्वेक्स लेन्स, राईट। तोच कॉन्वेक्स लेन्स आपण मॅग्निफाइंग ग्लास मधला काढून आपण इथे यूज केलेला आहे। नंतर दोन लेन्स असतात, दोन पैकी पहिल्याचं नाव काय असतं, दोन पैकी पहिल्याचं नाव असतं ऑब्जेक्टिव्ह, आणि दुसऱ्याचं नाव काय असतं, दुसऱ्याचं नाव असतं आयपीस, दुसरं नाव असतं आयपीस, कळलं। अशी गोष्ट, बस हेच एक्झाम मध्ये आपल्याला प्रश्न येतात की टेलिस्कोप मध्ये काय असतं, आपल्याला सांगायचं टू लेन्सेस असतात, ओके। दोन्ही लेन्स कोणते असतात, कॉन्वेक्स लेन्स असतात, त्यापैकी एक काय असतो, ऑब्जेक्टिव्ह असतो, एक काय असतो, आयपीस असतो। आपण ज्याच्यामधून पाहतो तो आयपीस असतो, आणि जो लाईट कलेक्ट करतो सेलेस्टियल बॉडीचा तो असतो आपला ऑब्जेक्टिव्ह। बस एक्झाम मध्ये या तीन गोष्टी येतात, आणि जर डायग्राम विचारली तर सिंपल डायग्राम ही आपल्याला काढायची आहे, पहिली वाली, ओके बेटा, सिंपल सी बात है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग है ना, रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, लाइट अगर आर पार नहीं जा पाया तो वहां पे होता है रिफ्लेक्शन, ओके। मिरर के अंदर जब हम देखते हैं, है ना, मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर लाइट आर पार जाता है क्या, क्या, कमेंट करके बताना है मला, तुम्ही कमेंट करून सांगा की मिररवर लाईट जर पडला तर तो त्याच्या आरपार जात नहीं, वो उसके आर पार जाता है क्या, नहीं जाता उसके आर पार, वापस आ जाता है। इसे ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन, इसे ही रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यस, ऐसी बात होती। तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ना, हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, यहां पर होता है कॉनकेव मिरर, यहां पर होता है कॉनकेव मिरर, राइट। इसके ऊपर लाइट पड़ता है ना, यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है, इसके ऊपर लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद में लाइट को फिर से ये करता है, फोकस करवाता है प्लेन मिरर के ऊपर, है ना। ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, लाइट आया इसके ऊपर पड़ा, और फिर वो लाइट को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये जो रिफ्लेक्शन कहां पर आया, प्लेन मिरर के ऊपर आया है ना, समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर भी मिरर, यहां पर भी मिरर, इसके अंदर लेंस का यूज ही नहीं किया, लाइट आया इसके ऊपर पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस गया, और यहां पर उसने लगाया है आईपीस, है ना। मतलब जहां पर ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव की जगह पे हमने क्या कर दिया है, हमने कर दिया है वहां पे मिरर, ओके। देखो मान लो ये जो है ना, इसको हमने आसमान की तरफ फोकस करवाया, इसको हमने आसमान की तरफ फोकस करवाया, लाइट आसमान से लाइट आया है ना, मतलब मून से लाइट आ रहा है, इस मिरर के ऊपर पड़ा, तो ये जो मिरर है लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के यहां पर पहुंचा देगा। जैसे इसने लाइट को यहां पर पहुंचा दिया तो ये जो प्लेन मिरर है लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट करवाएगा, और ये जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, मतलब जाएगा ये आईपीस के अंदर, और जैसे आईपीस के अंदर गया, जैसे आईपीस के अंदर गया, फिर वो लाइट जो है उसको हम देखेंगे, फिर आईपीस के अंदर से उसको हम देखेंगे,
ऐसी बात। उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम यूज कर रहे हैं। देखो ये जो पहला वाला जो मिरर है, ये पहला वाला जो टेलीस्कोप है वो किसने बनाया पता है आपको? पहला वाला जो टेलीस्कोप है ये बनाया है न्यूटन ने। ये न्यूटन ने बनाया है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ओके। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमने लिया कॉन्केव मिरर, लेकिन यहाँ पर देखो बात कैसी है। यहाँ पर कॉन्केव मिरर के सेंटर में हमने ऐसा होल बनाया है, राइट। मतलब मून से लाइट आया, मून से लाइट आने के बाद में वो पड़ेगा इस मिरर के ऊपर, उस मिरर के ऊपर पड़ने के बाद में वो फिर पड़ेगा इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, है ना। तो मैं ये कॉन्केव मिरर आपने लिया, लाइट इसके ऊपर पड़ा, लाइट इसके ऊपर पड़ने के बाद में यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर आने के बाद में लाइट यहाँ पर चला गया। ओके, लाइट यहाँ पर पड़ा, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर पड़ा और फिर यहाँ पे चला गया। अरे बात समझ, ऐसा होता है कि ये कॉन्केव मिरर के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर होल कर दिया, फिर लाइट आया यहाँ पर पड़ा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ा, और कॉन्वेक्स मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेज दिया लेंस के अंदर। देखो यहाँ पर आईपीस का जो पोजीशन है ना वो हमने बदल दिया है। ओके, थोड़ा आसान काम हो सके इसलिए। यस, तो ये जो टेलीस्कोप है ये बनाया था कैसे ग्रेन ने। तो ये जो टेलीस्कोप है इसको बोला जाता है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। ओके, ऐसी बात। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कॉन्केव एंड प्लेन मिरर लगाया गया है। यहाँ पर क्या किया पता है आपको, यहाँ पर कॉन्केव मिरर लगाया, उसके सेंटर में होल कर दिया, और फिर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाया, ऐसी बात होती है। और इसके पीछे लगाया है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये होता है अपना कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। ओके बेटा, चलो। ओके, अब देखो एक अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास भी टेलीस्कोप है हमारे इंडिया के अंदर। और ओके, और ये जो टेलीस्कोप है इसके अंदर एग्जाम में ये आता है, एग्जाम में ये आपको कंसेप्ट आता है कि इन इंडिया वी हैव सेवरल टेलीस्कोप विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ 2 मीटर डायमीटर। बहुत बड़ा कॉन्केव मिरर जिसकी डायमीटर 2 मीटर की है, ऐसा हम यूज करते हैं टेलीस्कोप अपने इंडिया में। ओके, अब क्या बोला है ये, अब एग्जाम में क्या आएगा, देखो क्या बोला है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, है ना, नैनीताल। ओके, नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहां पर एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया है। पूरे एशिया में जापान भी आता है, चाइना भी आता है, ओके, रशिया भी आता है। ओके, तो इतने सारे कंट्रीज होने के बाद भी मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो नैनीताल में लगाया गया है। और वो एशिया का मतलब भारत के अंदर नैनीताल में जो टेलीस्कोप है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ओके, एग्जाम में जो मैंने मार्क करके दिया है वो एग्जाम में आता है। यहाँ पर ये 2 मीटर का ये भी मार्क करके लीजिएगा, और ये सारी चीजें। ओके, रेडियो टेलीस्कोप, है ना, रेडियो टेलीस्कोप काफी एक बहुत ही गजब सी चीज है। ओके, रेडियो टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं, मैं आपको डायग्राम पहले दिखाता हूं, देखो, है ना, देखो रेडियो टेलीस्कोप मतलब क्या, जो रेडियो वेव को कलेक्ट करता है दैट इज रेडियो टेलीस्कोप, है ना। रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो वेव को समझ लो। रेडियो वेव एक ऐसी वेव होती है जिसकी वेवलेंथ होती है कम से कम 1 मीटर। ओके, समझ रहे हो, 1 मीटर। देखो ये जो वेवलेंथ है ना, अब ये मैंने निकाली तो ये हो सकती है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो जो रेडियो वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर होती है। इतनी बड़ी वेव, जो हमारे घर में रेडियो हम सुनते थे ना पहले, तो उसके अंदर जो रेडिएशन होता था वो 1 मीटर की वो रेडिएशन होती थी, 1 मीटर की वो वेवलेंथ होती थी। समझ में आ रहा है आपको, ऐसी बात है, ये ऐसी बात है। ओके, ऐसी बात है, ये ऐसी बात है भाई, रेडियो वेव। तो इस तरीके से देखो कम से कम 1 मीटर की वेवलेंथ, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी वेव को मतलब देखो, मतलब मान लीजिए कि सन के अंदर कोई एक्टिविटी हो गई, या फिर कोई नेब्यूला है, कोई ब्लैक होल है, उसके अंदर से रेडिएशन निकल रहा है, तो वो तो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, लेकिन हमें उसको स्टडी करने का है। तो हमने क्या किया, हमने लगाया भैया अपने पास में टेलीस्कोप। तो इसमें क्या किया जाता है, ये छतरी की तरह है ना, अम्ब्रेला की तरह एक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको पैराबोला
है ना, अम्ब्रेला का जो स्ट्रक्चर है ना वो पैराबोला टाइप होता है ना। तो हमने ऐसी बहुत सारी छतरियाँ लगाई। पहले हम डिश लगा देते अपने घर में, ओके। अभी तो डायरेक्ट हम केबल का यूज़ करते हैं वैसे तो, वैसे हम आज भी डिश लगाते हैं कुछ बहुत सारे लोग। तो होता क्या था कि जो ऐसे डिशेज है ना, ऐसे लगा अपने पुणे में नारायण गांव में अपना जायंट मीडियो है ना, जायंट जीएमआरटी इसको बोला जाता है। देखो जीएमआरटी है ना, जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, मीटर है ना, कम से कम 1 मीटर, तो जायंट मीटर रेडियो वेव टेलीस्कोप है ना, जीएमआरटी। ये कहां पर है? पुणे में नारायण गांव में है। और इसके ये जो छतरी है ना, तो ये जो है लाइट को कलेक्ट करती है। ये पैराबोला शेप की जो अम्ब्रेला शेप की जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ओके। तो हमने ऐसे पूरे 25 किलोमीटर की रेंज में उसको लगाया गया है। तो ये जो ऐसी जो छतरियाँ है, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है जो रेडियो वेव को कलेक्ट करता है, तो हमने कितने लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे पूरे सर्कल में लगाए हैं, मतलब जो रेडिएशन यहाँ पर पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पर पड़ेगा रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सारे जो रेडिएशन है उसको हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे एक जगह पे, और फिर कलेक्ट करने के बाद में उसका जो सिग्नल है वो हम किसको भेजेंगे? कंप्यूटर को भेजेंगे, ओके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ऐसी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरे 25 किलोमीटर के रेंज में ऐसे पूरे सर्कुलर फॉर्म में एक पैराबोला शेप के स्ट्रक्चर को लगाया गया है। इसके ऊपर पूरा रेडिएशन पड़ता है, उसको कलेक्ट करता है, और फिर कलेक्ट करके देखो होता क्या है कि जो मीटर वेव होती है उसकी लंबाई 1 मीटर की होती है कम से कम। उसको कलेक्ट करने के लिए अपना स्ट्रक्चर भी बड़ा चाहिए था, इसलिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए। और जितना मुझे पता है तो टाटा कंपनी जो है अपने देश की, उन्होंने इसको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था जब इसको बनाया गया था, है ना। अपने पुणे के लिए, मतलब पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि पुणे के अंदर ये पूरा सेटअप है, और ऐसा पूरा लगाया गया है पूरे एरिया में 25 किलोमीटर के। और वो रेडियो को कलेक्ट करता है, उसके जो सिग्नल है फिर कंप्यूटर को भेजे जाते हैं, और कंप्यूटर उस रेडिएशन को एनालाइज करता है। ओके बेटा, चलो अब देखो टेलीस्कोप इन स्पेस, है ना। तो अब होता क्या है पता है क्या, कि जब हम अर्थ के सरफेस पे कोई टेलीस्कोप लगाते हैं, है ना, जब हम अर्थ के सरफेस पे कोई टेलीस्कोप लगाते हैं तो होता क्या है बेटा कि हमारे पास में है ना, हमारे घरों में बहुत लाइट होती है, और स्ट्रीट लाइट भी हम बहुत सारे लगाते हैं, ओके। उसके बाद में एटमॉस्फियर कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है, राइट। तो होता क्या है कि जो मून से आने वाला जो लाइट है, या फिर सन से आने वाला जो लाइट है, या फिर स्पेस से आने वाला जो लाइट है, तो ये लाइट टेलीस्कोप तक आसानी से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि एयर का पूरा लेयर है अर्थ के अराउंडिंग। अगर अर्थ पोल्यूशन हो गया तो वो खराब हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है वो भी बराबर मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगे हुए होते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, ऐसी बात होती है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। तो होता ये है बेटा, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, तो होता ये है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो हमें टेलीस्कोप में एक अच्छी इमेज नहीं दिखती। टेलीस्कोप में हमें एक अच्छी इमेज दिखती है क्या? नहीं, हमें टेलीस्कोप में अच्छी इमेज नहीं दिखती, ऐसी बात होती है। टेलीस्कोप में हमें अच्छी इमेज दिखती है क्या? नहीं, हमें अच्छी इमेज वहां पर नहीं दिखती। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाया। हम टेलीस्कोप को लेकर के गए और हमने उसको अर्थ के बाहर ही सेट कर दिया। जैसे हम सैटेलाइट को सेट करते हैं ना, वैसे हमने टेलीस्कोप को लेकर के अर्थ के बाहर सेट कर दिया, ताकि वहां पे एटमॉस्फेयर का कोई विषय ही ना हो और स्ट्रीट लाइट का वहां पे प्रकाश पहुंचे ही ना। तो हमने ये यहाँ पर जुगाड़ बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी अगर हम बात करें हबल टेलीस्कोप, तो हबल टेलीस्कोप हमने लिया है ना, इसमें मिरर लगाया है, इसमें भी मिरर लगाया हुआ है। तो हबल टेलीस्कोप हमने क्या किया, हमने एटमॉस्फेयर के ऊपर अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में उसको लगा दिया। अब ये घूमता रहता है। अब होता क्या है कि जो भी सैटेलाइट से अगर कोई आसमान से कोई स्पेस से कोई लाइट आ रही है तो उसको कैप्चर कर लेता है,
उसकी इमेज बना देता है और अर्थ पे सेंड कर देता है ना, मतलब आसान काम हो गया। नहीं तो अर्थ पे क्या हो रहा था, अर्थ पे कभी सनलाइट बहुत ज़्यादा है, कभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कभी स्ट्रीट लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो दिख नहीं रहा है आसमान में क्या हो रहा है। इसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने इस सैटेलाइट को लिया और अर्थ के बाहर किसी ऑर्बिट में उसको लगा दिया। हो गया, ऐसी बात होती, हो गया, ऐसी बात होती है। ओके, अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो नासा के अंदर एक इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहा था, है ना, तो उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, है ना, उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनके नाम के ऊपर नासा ने क्या किया पता है क्या, इनके नाम के ऊपर मतलब एक बहुत महान साइंटिस्ट है, तो इनके नाम के ऊपर हमने क्या बनाया, चंद्रा टेलीस्कोप बनाया, चंद्रा टेलीस्कोप, है ना। किसने बनाया, देखो 1999 में देखो नासा ने बनाया है इसको, है ना। और ये क्या करता है पता है आपको, ये जो एक्सरे है ना, एक्सरे टेलीस्कोप को ये क्या करता है, मतलब ये किसी सेलेस्टियल बॉडी के अंदर से अगर एक्सरे निकल रहा है तो उसको कलेक्ट करने का, उसको एक्सरे, अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी के अंदर से अगर एक्सरे निकल रहा है तो उस एक्सरे को स्टडी करने का काम कौन करता है, ये अपना टेलीस्कोप करता है ना, ऐसा होता है। ओके, और इसके अंदर क्या लगाया है, मतलब इसके अंदर मिरर लगाए गए हैं जो एक्सरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, बस। ओके, बस, तो ये है मतलब इसका जो टेलीस्कोप का नाम है वो चंद्रा है ना, एस चंद्रा, मतलब ये क्या करता है, चंद्रा नाम का टेलीस्कोप है, किसके नाम के ऊपर रखा गया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर, और ये सेलेस्टियल बॉडी से निकलने वाले एक्सरे को कलेक्ट करता है। ओके, और ये भी स्पेस में है। ओके, और यहां पर देखो इसरो की, देखो यहां पर इसरो की बात आती है, देखो इसरो के बारे में हमेशा याद रखना है क्वेश्चन, देखो इसरो का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1969 में हुआ था, राइट। तो इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, यहाँ पर थोड़ा इसरो का हमने इमेज भी लगाया गया है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आपने देखा होगा कि 2008 में जब हमने चंद्रयान मिशन किया था, तो मून के ऊपर वाटर ढूंढने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो भारत है। ओके, समझ में आ रहा है, दुनिया में पहला ऐसा देश है भारत जिसने मून के सरफेस के ऊपर वाटर को ढूंढ निकाला। ओके, उसके बाद में चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ। चंद्रयान 3 तो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला लैंड रोवर बन चुका है, ये कोई नहीं कर पाया जो इसरो ने किया है। ओके बेटा, चलो, राइट, इस तरीके से। तो ये देखो हमने इनसैट जीसैट सीरीज को लॉन्च किया है। अब इनसैट जीसैट सीरीज में जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ना, तो वो वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो ब्रॉडकास्टिंग है, कम्युनिकेशन के लिए जो काम करने वाली जो सैटेलाइट्स है वो इनसैट जीसैट सीरीज वाले हैं। ओके, ऐसी बात है। उसके बाद में एजुसैट सैटेलाइट जो है, जो एजुसैट सैटेलाइट है वो भी क्या करता है, एजुसैट जो सैटेलाइट होता है ये भी क्या करता है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब किसी एरिया में जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, हिस्टोरिकल वहाँ पे क्या बैकग्राउंड है, राइट, तो उसको जोग्राफी को थोड़ा समझने का जो काम है वो किया जाता है इसके तरीके से। और फिर इसको यूज़ किया जाता है बाकी सारे, मतलब हिस्ट्री में, साइंस में, कि हर जगह पे यूज़ किया जाता है कि पहले यहाँ पर कैसी कंडीशन थी, अब यहाँ पर इसके अंदर कैसी कंडीशन है। तो इसके लिए एजुसैट सैटेलाइट इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में होता है IRS, है ना। तो ये जो IRS सैटेलाइट होता है ना, रिमोट इसको बोला जाता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये क्या करता है पता है आपको, मतलब कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज है, तो मान लीजिए कहीं पर मुझे ऑयल मिल सकता है, कहीं पर मुझे सोना मिल सकता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करने का काम ये करता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब IRS करता है। ओके, ऐसा होता है। ओके, और लास्ट में इसरो ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है 2015 में, 15 में इसरो ने ऐसा सैटेलाइट बनाया है। तो ये सैटेलाइट के अंदर दो चीज़ें होती है ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती है। ये सैटेलाइट क्या करता है, अल्ट्रा, मतलब किसी सेलेस्टियल बॉडी के अंदर से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी ये कलेक्ट करता है, उसको भी चेक करता है, और सेलेस्टियल बॉडी के अंदर से निकलने वाले एक्सरे को भी ये कलेक्ट करता है, चेक करता है। हो गया, ऐसी बात।
ओके, इस तरीके से ये होता है आपका एस्ट्रोसैट। ये भी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा, तो हमने इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसमें तो पहले बोला गया कि भैया स्काई क्या होता है, उसके बाद में स्पेस क्या होता है, इसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर टेलीस्कोप की बात की गई है। ओके, और आपको पता है कि गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनवाया था, राइट। उसके बाद में टेलीस्कोप के टाइप की यहाँ पर बात की गई है। तो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना, जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है ना, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर किसका यूज किया जाता है? वहां पर लेंसेस का यूज किया जाता है। ओके, वहां पर लेंसेस का यूज किया जाता है। उसके बाद में कौन सा होता है? एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है तो उसके अंदर किसका यूज किया जाता है? मिरर का यूज किया जाता है। ओके, मिरर का यूज किया जाता है। अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पर न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, इसके अंदर कैसिगन टेलीस्कोप है, ऐसी बात है। ओके, ऐसी बात। ओके, ऐसी बात। ओके, ये हो गया। और बाद में होता है रेडियो टेलीस्कोप। ओके, रेडियो टेलीस्कोप यहाँ पर होता है। तो रेडियो टेलीस्कोप में क्या होता है कि ये लाइट को कलेक्ट करता है। मतलब आपने देखा नारायण गांव में जो अपना टेलीस्कोप है GMRT, सेलेस्टियल बॉडी से निकलने वाले रेडियो को कलेक्ट करता है और फिर वो ये मतलब उसको ये कलेक्ट करके कंप्यूटर में भेजता है और कंप्यूटर उसकी इमेज बनाता है। ओके, ऐसी बात होती है। ओके, ये हो गया। और बाद में हम किसकी बात कर रहे थे कि हबल टेलीस्कोप की बात कर रहे थे, है ना, हबल टेलीस्कोप। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि एस चंद्रा की बात कर रहे थे। उसके बाद में हम एस्ट्रोसाइट की बात कर रहे थे। ओके, तो ये सारे जो है टेलीस्कोप हमने इसका स्टडी किया। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम जो है मतलब पहले हम ये तीनों अपने हो गए, तो उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, है ना। पहले हमने क्या किया, जो सेकंड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट था वो कंटेंट दे दिया। अभी हम फर्स्ट टर्म वाला कंटेंट देंगे, मतलब लॉज ऑफ मोशन देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद में हम देने वाले कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये भी होने वाले बेटा। तो यहाँ पर मुझे लगता है सेकंड सेमेस्टर में जो चीज़ें आने वाली वो आपकी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।